नमस्कार दोस्तों, एक्शन विचार न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी आई हुई है जिसके बारे में चर्चा करते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है और उनके बारे में जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो देश में 60 करोड़ जो युवा वर्ग हैं उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायी होगी। सुमित श्रीवास्तव जी जो प्रवक्ता हैं गणित के एमजीएस इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में, ये वर्तमान में कार्यरत हैं। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि आज के दौर में नौकरियां इनके पीछे पीछे भागती रही। इन्होंने कई एग्जाम पास किए और इसी क्रम में मैं इनसे इस संदर्भ में भी जानना चाहूँगा कि कैसे नौकरियां इनके पीछे पीछे भागती रही और दूसरा ये युवा के लिए कैसे प्रेरणा के स्रोत हैं, ये भी आप सब जान पाएंगे। तो मिलिए सुमित श्रीवास्तव जी से। नमस्कार सुमित श्रीवास्तव जी। नमस्कार। एक्शन विचार के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि अभी सर ने आप लोगों को बताया कि इस समय हम एमजीएस इंटर कॉलेज की तैयारी कहीं ना कहीं हमने बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी। लोगों को अपने विजन पहले ही निर्धारित कर लेने चाहिए कि जीवन में उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि सही समय पर लिया गया निर्णय और उसको प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य सदैव व्यक्ति को सफलता के शिखर पर ही पहुंचाता है। जी, हमने एलटी ग्रेड 2018 की परीक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया। यूपी पीजीटी 2016 की परीक्षा में पूरे स्टेट में 4th रैंक, जनरल कैटेगरी से 2nd रैंक। यूपी पीजीटी 2021 में 11th रैंक, यूपी टीजीटी 2021 में 9th रैंक। उससे पहले आईआईटी जैम के एग्जाम में पूरे इंडिया में 122th रैंक। ये तमाम उपलब्धियां सिर्फ और सिर्फ निरंतर अभ्यास के माध्यम से ही मिली। ऐसा है सुमित जी, जो ये उपलब्धियां हैं तो खैर यही आपकी मेहनत जो है वो ये बताती है कि आप किसी भी एग्जाम में तुक्के से पास नहीं हुए, क्योंकि एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम पास करना, तीसरा पास करना, इस बात का परिचय है कि आपकी मेहनत में निश्चित ही लगातार उपलब्धियां हासिल करने की जो क्षमता है वो भरपूर और पर्याप्त मात्रा में थी। इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे आईटीएन एग्जाम लोग बोलते हैं कि भाई बड़ा मुश्किल होता है, इसको भी आपने क्वालिफाई किया। ना तो आप नौकरी के लिए लगातार आपको जो मिलती रही उसे करते रहे, ना इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलती रही उसे भी आपने इग्नोर किया। ऐसा क्यों किया? आईआईटी में बहुत सारे कोर्स होते हैं बच्चों के लिए। कई बच्चों में भी ये भ्रम होता है, गार्जियन में भी भ्रम होता है कि आईआईटी से सिर्फ बीटेक ही बच्चों को करना है, सिर्फ जेईई का ही एग्जाम होता है। जबकि आईआईटी में बच्चे जाकर के एमबीए, एमएससी, बीएससी, बहुत सारे कोर्सों में भाग ले सकते हैं। आईआईटी जैम की एक परीक्षा होती है जिसके माध्यम से बच्चे आईआईटी में एमएससी और पीएचडी के कोर्स में भाग ले सकते हैं। इस परीक्षा में जब हमने 2013 में भाग लिया और पूरे इंडिया में 122वीं रैंक हमारी आई, तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे लिए ये था कि क्या इस समय हम आईआईटी में जाकर के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं या परिवार की विपरीत परिस्थितियों में अपने परिवार का साथ दें। क्योंकि आईआईटी में जाने से हमें एक डिग्री, एक पहचान तो जरूर मिलती, निश्चित तौर पे वो पहचान हमें और आगे बढ़ाती, किंतु परिवार को साथ में लेके चलना हमारे लिए एक चुनौती थी। और उस समय हमने निर्णय लिया कि परिवार की विपरीत परिस्थितियों में हम भाग देंगे, शिक्षा के कार्य में जुटे रहेंगे, ना अपनी शिक्षा हम कभी बाधित होने देंगे, और जो भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे, जो भी हमारे साथी अगर शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनका हम कैसे मार्गदर्शन करेंगे, ये हमने अपने मन में निर्णय बना लिया था।
और लगातार शिक्षा जगत में कार्य करते रहे। बहुत सी बेसिक चीजें जो संभवतः छात्र जीवन में हमसे छूट गई, वो निरंतर अध्यापन कार्य में हमको सीखने का मौका मिला और बहुत सी त्रुटियां सुधारने का मौका मिला। उन छात्रों के भविष्य के साथ साथ हमारा भविष्य भी आगे बढ़ता गया और सफलताएं मिलती चली गई। एक बात और यहीं पर हम जिक्र करना चाहेंगे कि 2016 की नौकरी आपने नहीं की, फिर 2018 नहीं की, 19, 21 में आपने डिसीजन किया कि अब आपको नौकरी करनी चाहिए। ऐसा क्यों था? बीच में एक बड़ी विकट परिस्थिति हमारे परिवार में आई। हमारे बड़े भाई साहब का कुछ बीमारियों की वजह से, बड़े भाई साहब का बीमारियों की वजह से स्वर्गवास हो गया और एक चलती ट्रेन में एकाएक जो स्पीड ब्रेक लगी, उससे पूरे परिवार की स्थिति कहीं ना कहीं डमाडोल हो गई। उस स्थिति को सुधारने के लिए एक निर्णय लिया गया कि अब हमें एक स्थायी नौकरी की जरूरत है, जिसके माध्यम से हम अपने पठन पाठन के कार्य को और आगे बढ़ाते रहे। और अभी भी ऐसा नहीं है कि हमने अपनी पढ़ाई को कहीं बाधित किया। अभी भी हम रिसर्च के कार्य में लगे हुए हैं। पीएचडी अभी अपनी चल रही है और साथ ही साथ और बच्चों को कितना शिक्षित किया जा सके, जो हमने इतने वर्षों की मेहनत से सीखा है, उसे और कितनी दूर तक बच्चों तक पहुंचाया जा सके, निरंतर इसी पर कार्य करा जा रहा है। सुमित जी, मैंने जब आपके बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल की तो मुझे ये भी पता चला कि 9th क्लास से ही आपने ये एम बना लिया कि हम घर से खर्चा नहीं लेंगे, अपना सारा खर्चा स्वयं चलाएंगे, और निरंतर उसी क्रम में आप बिना घर से खर्चा लिए अपनी एजुकेशन पूरा किया। तो ये आपके अंदर ये इच्छा जागी कैसे? मेरा ये मानना है कि सभी छात्रों को एक निश्चित समय पर अपने जीवन में एक निर्णय लेना चाहिए कि अब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। अब हमारे अंदर आत्मसम्मान जगना चाहिए कि कोई भी कार्य अगर हमें करना है तो वो स्वयं से करके दिखाए। कब तक हम अपने पिताजी पर निर्भर रहेंगे, कब तक हम अपने घर वालों पर निर्भर रहेंगे कि हमारी फीस का खर्चा ये दे, हमारी कॉपी किताब का खर्चा ये दे, हमारी पेन खरीदने का खर्चा भी ये दे। कभी ना कभी हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि आखिर क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम अपने ही खर्चे का वहन कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। हम कब तक दूसरों से कहेंगे कि आप हमारी चीजों को पूरा करिए। हमें अपने अंदर योग्यता को बढ़ाना है, अपने अंदर की योग्यता को बढ़ाना है, अपनी स्किल को डेवलप करना है कि हम अपने खर्चों को खुद से निकाल सके। क्लास 9 से जब हमने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, उस वक्त हमने अपने लिए यह निर्णय लिया था कि अगर हमें कोई भी किताबें लेनी है तो हम अपने पिताजी से नहीं कहेंगे। पारिवारिक स्थिति उस समय उतनी अच्छी नहीं थी, तो पिताजी पर अननेसेसरी बर्डन डालना भी उचित नहीं था। तो हमने ये निर्णय ले लिया कि अब जो भी करना है वो हमको ही करना है। और 9th से लेकर के लगातार अभी तक शिक्षण कार्य में ही हम जुटे हुए हैं। बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो रहा है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम भी एक स्थायी जगह पर अभी पहुंचे हुए हैं। लेकिन मन में ये विश्वास है कि अभी हमको और आगे जाना है। ये स्थायी जो हमें पोजीशन मिली हुई है, ये हमारा सिर्फ अल्पकालीन ठहराव है। ये हमारा अंत्य निर्णय नहीं है कि हमको यहीं पर रुक जाना है। अभी और आगे जाना है, अभी बहुत कुछ करना है, बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाना है। तो लगातार इसी कार्य में हम लगे रहे, यही ऊपर वाले से आशीर्वाद मिलता रहे। ट्यूशन जब आप पढ़ाने लगे तो पहले तो आपने अपना खर्चा निकाला, फिर धीरे धीरे आप परिवार के भी सपोर्टर बन गए और इंटर तक
ये स्थिति बन गई कि आप परिवार को भी सपोर्ट करने लगे? हाँ बिल्कुल, ये होता जाता है। जब भी आप कोई कार्य स्टार्टिंग में करते हैं तो दिक्कतें आती है। जब हमने भी पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें हो सकता है हमें भी ना आती रही हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हम तुरंत जवाब ना दे पाए हो, लेकिन जब लगातार हम कार्य करते गए अनुभव आता गया, तो उस अनुभव के माध्यम से चीजें और सुगम होती गई और सरल होती गई, और पढ़ाते कहीं ना कहीं बच्चों की संख्या भी निरंतर बढ़ती गई। और एक समय ऐसा आया जिसमें ये लगा कि ये बड़ा अच्छा कार्य है, इससे हम अपना भी और बच्चों को भी सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। और ये क्योंकि रोजगार का एक माध्यम होता है, शुरुआत तो हमने बस केवल कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए की थी, लेकिन दायरा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और एक समय ऐसा भी आया कि अर्निंग अच्छी होने लग गई, तो हम परिवार को भी सपोर्ट करने लगे। जैसे पिताजी की अगर स्थिति नहीं सही थी तो उसमें और क्या किया जा सकता है, घर बनवाने में और क्या किया जा सकता है, तो इन सारी चीजों पे भी हमने अपना जो भी हमसे हो सका वो हमने करने का प्रयास किया कि पिताजी अगर मजबूत रहेंगे तो भविष्य में हमको और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सुमित जी, आपके पढ़ाए गए बच्चे आज देश के प्रसिद्ध संस्थानों में हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कि ऐसे कितने बच्चे होंगे जो आज प्रसिद्ध संस्थानों में कार्यरत हैं? बहुत से ऐसे बच्चे हैं, और अब सभी लोगों का रिकॉर्ड बना हुआ है। उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करके आज अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, कुछ बैंक में हैं, कुछ रेलवे में हैं, कुछ बच्चे पीडब्ल्यूडी में कार्यरत हैं, कई बच्चे आईआईटी से ग्रेजुएट होकर के बहुत सारी एमएनसी में वर्क कर रहे हैं। इन बच्चों को जब भी देखते हैं तो अब जैसे अभी एक बच्चा है पढ़ाया हुआ एसएससी सीजीएल, उसने क्वालिफाई किया था, अमित सिंह, अपने ही सुल्तानपुर कस्बे का रहने वाला बच्चा, अभी मौजूदा समय में बेंगलोर में कार्यरत है। रेलवे में अपने बहुत सारे स्टूडेंट है, कृष्ण कुमार करके बच्चा है, इस समय रेलवे में वो जूनियर इंजीनियर है। पीडब्ल्यूडी में शिवम गुप्ता अमेठी में कार्यरत है, जूनियर इंजीनियर। बाकी अगर आईआईटी की अगर मैं बात करूं तो आईआईटी में कई बच्चे, अपने सुल्तानपुर जिले में 2019 में सीबीएसई बोर्ड का टॉपर, जिले का टॉपर उज्जवल श्रीवास्तव, वो मौजूदा समय में आईआईटी बीएचयू से बीटेक कंप्लीट कर चुका। केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हुए नितिन द्विवेदी, नीरज सिंह, ये भी आईआईटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके। विद्या मंदिर में अवनीश शुक्ला बच्चा पढ़ा हुआ है, वो भी आईआईटी खड़गपुर से अपना ग्रेजुएशन कर रहा है। पवन बच्चा है, इस समय वो आकाश बायजूस में टीचिंग लाइन में ही कार्यरत है, हमारे ही कार्य को आगे बढ़ा रहा है। उसने भी आईआईटी जम्मू से अपनी डिग्री कंप्लीट की। ऐसे तमाम बच्चे, इनको देखते हैं तो अंदर से ऊर्जा जागृत होती है कि ऐसे और कितने बच्चे बनाने हैं अभी, और कितने बच्चों को ऐसे संस्थानों में भेजा जाए कि एक समय आए कि पूरे भारतवर्ष में हर जिले में अपने बच्चे जो है वो अच्छी अच्छी पोजीशन पर पहुंचे रहे। तो क्या इसके लिए आपने अपना कोई रोड मैप बना रखा है? हाँ बिल्कुल, रोड मैप बना हुआ है। आने वाले समय में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से और बहुत सारी एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को और कितना आगे बढ़ाया जाए, इस पर पूरा ध्यान केंद्रित है, पूरा रोड मैप बना हुआ है। आने वाले वर्षों में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसको लेकर के अभी हम लोग कार्य कर भी रहे हैं, वो जल्द ही पूर्ण होगा। और आपके चैनल के माध्यम से आज ये बताना चाहेंगे कि और भी जितने भी बच्चे जो किसी कारणवश हम लोगों से अभी तक नहीं जुड़ पाए, जो अपने जिले को छोड़ करके हमारे जिले में नहीं आ सकते हैं, उन्हें हम ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपनी स्किल, अपने अनुभव, जितनी भी चीजें हम लोगों ने आज तक सीखी है वो उनके साथ शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे।
और लोगों को और कितना आगे बढ़ाया जाए, इसी पर हम लोग निरंतर कार्य करते रहेंगे। देश 60 करोड़ युवा का है। ये देश कहते हैं कि हमारे भारत देश में 60 करोड़ युवा है। ऐसे में बहुत सारे युवाओं को ये समस्या है कि हमें रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। राजनीति में अभी चुनाव का माहौल है, ये भी एक मुद्दा है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकारी नौकरी पर आप निर्भर बिल्कुल ना रहें। आप सब पढ़े लिखे हैं, आप ये जान रहे हैं कि अगर यूपी में एक निश्चित मात्रा में ही सरकारी नौकरियां उपलब्ध है, हम नए जिले नहीं बना सकते, हम नए डीएम पद नहीं बना सकते, और बनाएंगे तो कितने बनाएंगे? अरे हम लोगों ने 80 टुकड़े तो कर ही दिए, क्या अब इसको 180 कर दिया जाए? वो तो संभव नहीं है। तो नए पदों का सृजन नहीं हो सकता। जितने पद हैं उन्हीं के लिए हम लोगों को अपनी तैयारी करनी है, किंतु उसी के भरोसे बैठ जाए ये जरूरी नहीं। हमें अपने कार्य को सुचारू रखने के लिए साइड में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपकी जैसी स्किल हो, आपको टाइपिंग आती है, आप टाइपिंग का कार्य करें। आपको फोटोग्राफी करनी आती है, आप उसका कार्य करें। आपको ट्यूशन पढ़ाना आता है, आप उसे करिए। आपको कहीं पे भी कोई मौका मिले तो अवसरों को कहीं जाने मत दे, हर अवसर को पकड़िए। उससे आपको अनुभव मिलेगा, आप कुछ ना कुछ तो जीवन में अच्छा कर ही जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठना अब संभव नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी सरकारी नौकरियों की प्रणाली इतनी सुस्त है। फॉर्म आता है 2016 में, परीक्षा होती है 2019 में, इंटरव्यू होगा 20 में, रिजल्ट आएगा 21 में, और ज्वाइनिंग होने में तो तब तक बच्चे का हौसला कहीं ना कहीं जवाब दे जाता है। फिर भी अगर कहीं कोर्ट कचहरी का मामला हो गया, जैसे हमारी ही नौकरी में हो गया था, तो पूरा 1 वर्ष हमको हाई कोर्ट में केस लड़ना पड़ा। अगर हम सिर्फ इस नौकरी के भरोसे बैठे होते तो केस लड़ने का पैसा भी हमको ना मिल पाता, क्योंकि पिताजी की स्थिति भी उस समय उतनी सही नहीं थी। तो सभी युवाओं को यह संदेश देना चाहेंगे कि आप साइड में कुछ ना कुछ करते रहिए। प्रोग्रामिंग सीखिए, ट्यूशन पढ़ाइए। आप किसी गेम में अच्छे हैं, आप गेम कोच बनिए। लोगों को आप उस अवसर को जाने ना दीजिए, क्योंकि ये अनुभव जीवन में आपको आगे ही बढ़ाएगा। मेरा ये आपसे एक सवाल है कि जो देश के युवा हैं, ये बेरोजगारी की बात करते हैं। आप कहते हैं कि बेरोजगारी के साथ सबसे बड़ी बात है कि आप स्किल डेवलप कीजिए तो आप बेरोजगार नहीं होंगे। ये युवा जो वर्ग है, ये स्किल डेवलप करने में इतना पीछे क्यों रहता है? देखिए, अभी सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जब हम लोग पढ़ा करते थे तो 5th में, 10th में, 8th में ये जो बोर्ड एग्जाम होते थे, एग्जाम के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से हमारी तैयारी मजबूत होती थी। लेकिन आज की जो शैक्षिक पद्धति, उसमें 5th का बोर्ड, 8th का बोर्ड खत्म कर दिया गया, और 10th का भी सिलेबस लगातार कम करते 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 आज बहुत ही कम सिलेबस बचा है। कोविड आया, सिलेबस 30% कम हुआ, लेकिन कोविड चला गया, किंतु आज भी वो 30% हमारे सिलेबस में नहीं जोड़ा गया। अब सिलेबस बहुत छोटा रह गया है। अगर बच्चे उस छोटे सिलेबस को पढ़ के एक निश्चित प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और उनका परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाता है, और गार्जियन सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये एक भ्रम है। आप चेक करिए कि आपके बच्चे के अंदर क्या एडिशनल सवालों को सॉल्व करने की क्षमता आ रही है या नहीं आ रही है। क्या उनका नॉलेज ऐसा है, क्या उनके अंदर ऐसी स्किल है कि वो एडिशनल किताबों को, एडिशनल क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं। एक बंधी बंधाई चीज में ना सीमित रहे, वो अपने दायरे को बढ़ाएं। अगर उन्होंने अपना दायरा नहीं बढ़ाया तो कन्फर्म है कि उनका बेस कमजोर हो जाएगा। हम डिग्री पे डिपेंड नहीं हो,
मार्कशीट पे डिपेंड ना हो, हमारे अंदर की स्किल बढ़े, एडिशनल किताबों का हम इस्तेमाल करें जिससे हमारी स्किल बढ़ती जाए। जब स्किल बढ़ेगी, समझने की क्षमता बढ़ेगी, बेस मजबूत होगा, तो निश्चित तौर पे बच्चा किसी भी एग्जाम में बैठेगा तो वो क्वालिफाई कर जाएगा, किसी भी एग्जाम में बैठे। अभी अपने यहां क्या हो रहा है कि डिग्रियां पाते चले जा रहे हैं लोग, 10th पास हो गए, 12th पास हो गए, ग्रेजुएशन पास हो गए, वो भी लड़के बीटेक करने पहुंच जा रहे हैं जो 12th में 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन पास हुए हैं। अब ऐसे बच्चे डिग्री तो ले रहे हैं। हमारे देश में ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज है ग्रेजुएट लोगों का वो तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उनके अंदर स्किल उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो रही। अब कोई भी एमएनसी इनको जॉब क्यों देगी अगर आप किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है। देखिए लगातार न्यूज में आता है कि किसी आईआईटी में 30% बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो पाया, तो प्रश्न चिन्ह यह उठता है कि आखिर क्यों नहीं हो पाया। आखिर उसी संस्थान में 70% बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, तो ये 30% बच्चे ऐसे क्यों हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिर पढ़ाया तो सबको सेम चीज गया, लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों का बेस कमजोर था और शुरू से ही वो चीजें वो गेन नहीं कर पाए, अपनी ब्रांच में वो उतना सक्षम नहीं हो पाए, और इस कारणवश कोई भी कंपनी उन्हें नौकरी देने के लायक नहीं समझी। किसी की उनसे दुश्मनी नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर में तो कहीं कोई आरक्षण भी नहीं है, फिर भी वो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं है कि उनकी स्किल में कोई कमी थी। अब ऐसे बच्चे अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगते हैं तो ये सिर्फ बेरोजगारी का स्तर बढ़ाएंगे, क्योंकि कमी यहां से नहीं है, कमी बहुत पहले हो चुकी। कमी उनकी बेसिक में ही थी, फाउंडेशन में ही थी। अगर वो चीज वहां सुधार ली गई होती तो आज इन्हें इतनी समस्याओं का सामना ना करना पड़ता। तो मेरे हिसाब से लोगों को अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए। अगर पास्ट में कहीं कोई चीज उनसे छूट गया तो उसको वो सुधारें, अपनी गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता उसको ध्यान दें। जितना स्किल डेवलप होगी, जितना उनका बेसिक मजबूत होगा, उतना वो जिस भी लाइन में है उस लाइन में अच्छा कार्य कर सकते हैं, कर पाएंगे, और निश्चित तौर पे कुछ अच्छा ही अपने जीवन में करेंगे। अब जो कि आपने बात उठाई, बहुत मुद्दे उठाए, तो हमें लगता है कि एजुकेशन में भी एक सुधार होना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए टेक्निकल एजुकेशन का। बिल्कुल होना चाहिए। आज देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को जो लाने का प्रयास किया जा रहा है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से गार्जियन भी ये चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई हमारे बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता, प्रश्न बनाने की क्षमता, नए प्रश्नों को हल करने की क्षमता उत्पन्न हो पा रही है या नहीं हो पा रही। सिर्फ स्कूल जाना, स्कूल से आना, होमवर्क पूरा कर लेना, मात्र पढ़ाई इतने में ही सीमित नहीं। जो हमने आज सीखा, क्या वाकई हम उस चीज को अडॉप्ट कर पाए, उस चीज को हम समझ पाए, उससे रिलेटेड क्या कोई चीज हमने करके देखी, ये गार्जियन को पता होना बहुत जरूरी है। और ये बताने की जिम्मेदारी हम शिक्षकों की है। शिक्षक समय समय पर अगर अपने छात्रों का टेस्ट लेते रहें तो उसके रिजल्ट के आधार पर, और बंधे बंधाए प्रश्न नहीं कि जो उन्होंने क्लास में पढ़ा दिया सिर्फ वही प्रश्न का उन्होंने टेस्ट लिया, नए प्रश्नों का निर्माण करना। आप प्रश्न में डिजिट बदल दीजिए, यूनिट बदल दीजिए, नए प्रश्न का निर्माण करके अगर आपने छात्रों को दिया और छात्र उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जा रहा है तो वाकई उसने आपसे कोई चीज सीखी। अन्यथा आपने जो भी चीज इनपुट के रूप में दिया वो बच्चा गेन नहीं कर पाया और उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो गार्जियन को भी पता होना चाहिए, शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो गार्जियन को समय समय पर यह सूचना देता रहे, और गार्जियन भी जागरूक हो कि हमारे बच्चे के अंदर क्या कमी है, उसको कैसे सुधारा जाए। यह ना सोचा जाए कि
हमारे भाई का लड़का बीटेक कर रहा है, इंजीनियर है, हमारी बहन का लड़का डॉक्टर है, तो हमारा लड़का भी ऐसा करे। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हो सकता है किसी छात्र के अंदर इंजीनियर बनने की क्षमता ना हो, डॉक्टर बनने की क्षमता ना हो, वो लेखक अच्छा बन सकता हो। तो गार्जियन इसको जरूर समझे कि हमारे बच्चे के अंदर क्या स्किल है, उसको कितना और बढ़ाया जा सकता है, इस पर विचार जरूर करें। ये सभी गार्जियन से हमारी प्रार्थना है, और अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका बच्चा जीवन में अच्छा तो करेगा ही करेगा। दोस्तों, सुमित श्रीवास्तव जी से बातचीत करने का दौर मन तो नहीं कर रहा है कि रोका जाए, किंतु समय अभाव होने के कारण आज इसको यहीं विराम देने जा रहे हैं। और मेरा आपसे वादा है कि सेकंड इंटरव्यू जो हम इनका लेकर आएंगे वो आप सभी देश के जो युवा वर्ग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा वैज्ञानिक पद्धति होगी जिससे आपकी सक्सेस का रेशियो बढ़ जाए। और कहीं ना कहीं सुमित जी के माध्यम से जो आपको मालूम होगा, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है वो यथार्थ किया है, तो आप सबके जीवन में निश्चित सहयोगी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।